हेलो साथियों, स्वागत है आपका आज कंपटीशन क्लासेस में। आज हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर के एमसीक्यू करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये परीक्षाओं में जो बार बार एमसीक्यू पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में बार बार जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये 20 जो प्रश्न हम आज करवाएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप जेई लेवल का एग्जाम दें या फिर आप आईटीआई लेवल का एग्जाम दें। तो चाहे आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, वहीं आप चाहे इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हो, चाहे आप फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के स्टूडेंट हो, यदि आप इन सभी ब्रांच या ट्रेड से संबंध रखते हैं तो आपको ये 20 प्रश्न जरूर आने चाहिए, जो मैं आज इस क्लास में करवा रहा हूँ। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा लीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही टॉपिक्स करवाता रहता हूँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है 8085 माइक्रो प्रोसेसर की वर्ड लेंथ कितनी होती है। तो आपको बताना है 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसकी वर्ड लेंथ कितनी होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो जैसा कि आपको पता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी अर्थात 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, 8085 कितने 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। वहीं 8086 जो होता है, सॉरी क्या हुआ, एक मिनट, हाँ, 8086 जो होता है वो आपका 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या होता है। मतलब ये एक समय में 8 बिट को ही प्रोसेस कर पाएगा। ठीक है, एक साइकिल में ये सिर्फ 8 बिट का ही प्रोसेस करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8085 में कुल कितनी एड्रेस लाइंस होती हैं। तो आपको बताना है कि एड्रेस लाइंस कितनी होती हैं। हाउ मैनी एड्रेस लाइंस आर देयर इन 8085। 8085 में एड्रेस लाइंस कितनी होती हैं। तो आपको बताना है 8, 12, 16, 20 कितनी होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस लाइंस जो होती हैं वो आपकी कितनी होती हैं, 16 एड्रेस लाइंस होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे प्रश्न है 8085 की मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी कितनी होती है। तो मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी आपको बतानी है 32 KB, 64 KB, 128 KB और 1 MB कितनी होती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी कैपेसिटी। मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 8085 इज कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो इसकी होती है 64 KB। तो इसकी ऑप्शन नंबर बी इसकी सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी अर्थात 64 KB इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। आपको पता होना चाहिए कि ये एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है मिस हो गया है कहीं पे। नहीं नहीं, ठीक है, सही चल रहा है। हाँ, एक्यूमुलेटर किस रजिस्टर को कहते हैं। एक्यूमुलेटर किस रजिस्टर को कहते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। एक्यूमुलेटर किस रजिस्टर को कहते हैं। विच रजिस्टर इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर किससे डिनोट किया जाता है, आप ऐसे कह सकते हैं कि बी से किया जाता है, सी से किया जाता है, ए से किया जाता है या डी से किया जाता है। तो एक्यूमुलेटर को आपका ए से डिनोट किया जाता है। ए फॉर एक्यूमुलेटर नहीं, ये बात ध्यान रखना, ए फॉर एक्यूमुलेटर नहीं। एक्यूमुलेटर का मतलब होता है जमा करने वाला, एक्यूमुलेट करने वाला, अपने अंदर सब कुछ जमा करता रहता है एक्यूमुलेटर। ठीक है, चलिए 8085 में कितने जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। आपको बताना है कि हाउ मेनी जनरल पर्पस रजिस्टर आर देयर इन 8085। 8085 में कितने जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं ये आपको बताना है। तो ये आपके कितने होते हैं ये आपको बताना है। जनरल पर्पस रजिस्टर आपके 6 होते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं। नाम पता है आपको तो मैं बता देता हूँ, बी, सी, डी, ई, एच और ईएल, ये आपके होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। अच्छा, किसी को पता है कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर कौन कौन से होते हैं, किसी को पता है वो कमेंट करके मुझे बताएगा। ठीक है, और ये सभी कितने बिट के होते हैं, 8 बिट के होते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये सभी 8 बिट के होते हैं। अगर हम HCL को मिला देंगे तो ये किसका काम करता है, 16 बिट का काम करता है। ये दोनों को अगर हम मिला के बात करेंगे तो ये 16 बिट का काम करेंगे। ठीक है, चलिए पेयर में हम इसका पेयर में बना सकते हैं, लेकिन ये पेयर जो बनेगा वो एक BC का बन सकता है, DE का बन सकता है, उसी प्रकार H और L का पेयर बन सकता है। एज ए पेयर हम यूज करेंगे तो हम इसे 16 बिट यूज कर सकते हैं।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8085 में कौन सा रजिस्टर पेयर मेमोरी पॉइंटर के रूप में काम करता है? तो मेमोरी पॉइंटर के रूप में कौन सा काम करता है? विच रजिस्टर पेयर वर्क्स एज मेमोरी पॉइंटर? मेमोरी पॉइंटर की तरह कौन सा रजिस्टर वर्क करता है? बीसी, डीसी, एचएल, एसपीए। बीसी, डीसी, एचएल, एसपीए, कौन सा रजिस्टर आपका मेमोरी पॉइंटर की तरह कार्य करता है? तो मैंने अभी आपको बता रहे थे कि जनरल पर्पस रजिस्टर 6 होते हैं, जिसमें से एचएल पेयर एक होता है। तो जो एचएल पेयर है ये आपका मेमोरी लोग पॉइंटर की तरह कार्य करता है। क्योंकि ये सब 16 बिट इसमें स्टोर हो जाती है, तो जब इसमें 16 बिट स्टोर हो जाती है तो ये एज ए एड्रेस की तरह कार्य करने लग जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम काउंटर पीसी का कार्य क्या होता है? तो आपको बताना है प्रोग्राम काउंटर पीसी का कार्य क्या होता है। फंक्शन ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज, प्रोग्राम काउंटर का क्या काम होता है? डाटा स्टोर करना, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखना, स्टैक स्टैक कंट्रोल करना या फ्लैग अपडेट करना। तो आपको बताना है प्रोग्राम काउंटर पीसी का कार्य क्या होता है। डाटा स्टोर करना, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखना या स्टैक कंट्रोल करना या फ्लैग अपडेट करना। तो आपको पता होना चाहिए ना तो ये डाटा स्टोर करता है पीसी, प्रोग्राम काउंटर डाटा स्टोर नहीं करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्टैक कंट्रोल भी ये नहीं करता है। ठीक है, स्टैक कंट्रोल ये नहीं करता है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लैग अपडेट, तो यहाँ पे फ्लैग अपडेट से कोई इसमें लेन देन इसका नहीं है। तो ये इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। किसका? इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। चूंकि आपको पता है पीसी होता है, तो ये प्रोग्राम काउंटर इसका फुल फॉर्म होता है, ये अगले एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखता है। जो प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद कौन सा प्रोग्राम आना है उसका एड्रेस ये होल्ड करके रखता है। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि एक प्रोग्राम मान लीजिए चल रहा है, रनिंग में है, तो पीसी में उसका एड्रेस होगा या फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा या इससे पहले एग्जीक्यूट हो चुका है उसका इंस्ट्रक्शन होगा, ये आपको बताना होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो इंस्ट्रक्शन वर्तमान में एग्जीक्यूट हो रहा है उसका इंस्ट्रक्शन, उसका पीसी में वो नहीं होगा, एड्रेस नहीं होगा। नेक्स्ट आने वाले इंस्ट्रक्शन का रजिस्टर आपके पीसी में होगा, एड्रेस होगा पीसी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्टैक पॉइंटर, एसपी किसे कहते हैं? तो स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स टू, स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट करता है? तो आपको पता होना चाहिए बॉटम ऑफ स्टैक, टॉप ऑफ स्टैक, कोड मेमोरी या डाटा मेमोरी। तो आपको पता होना चाहिए स्टैक पॉइंटर है तो ये कोड मेमोरी पर तो नहीं काम कर सकता है, डाटा मेमोरी पर भी नहीं करेगा। अब बात करते हैं स्टैक पॉइंटर। स्टैक और क्यू, आपको एक बात पता होनी चाहिए, एक होता है स्टैक और एक होता है क्यू। स्टैक किस पर काम करता है और क्यू किस पर काम करता है? तो स्टैक आपको पता होना चाहिए लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है, लिफो पर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और ये किस पे काम करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। समझ रहे हो, ये लिफो पे काम करता है। लिफो का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप जैसे मान लीजिए कि आपकी ये मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी है आपकी कोई, इसमें आप जब भी कोई इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर करोगे तो पहले इस तरीके से स्टोर होता हुआ जाएगा, स्टोर होता हुआ जाएगा। तो लास्ट वाला इंस्ट्रक्शन आपने ऊपर वाली मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया है, तो जब भी आप बाहर निकालेंगे तो यहीं से निकलेगा। तो लास्ट जो इन हुआ था वही आपका लास्ट वाला पहले आउट होगा, तो उसी को कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन क्यू में ऐसा नहीं होता है। क्यू में क्या होता है, देखिए क्यू में क्या होता है कि जैसे कोई मेमोरी का लोकेशन है, ये मेमोरी लोकेशन, इसमें आपने क्या किया, कोई डाटा डाला ऐसे, मान लीजिए यहाँ डाला, फिर आपने यहाँ डाला, फिर आपने यहाँ डाला, ऐसे करके ऊपर तक डालते गए। लेकिन जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे या फिर इसको जब बाहर निकालोगे, आउटपुट लोगे इससे, तो क्या होगा? तो पहले ये वाला डाटा जो पहले डाला था वो पहले निकलेगा और जो बाद में डाला था वो बाद में निकलेगा। तो इसे कहते हैं क्यू। ऐसा कह सकते हैं टिकट की जो लाइन ले, जब आप रेलवे टिकट लेते हैं तो आप लाइन में लगते हैं, तो जो पहले लाइन में लग जाता है उसको पहले टिकट मिल जाता है, तो वो क्यू को दर्शाता है। अगर वहीं स्टैक की बात करते तो जो बाद में लगता है उसको पहले मिलता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो स्टैक में क्या होता है, हम लोग जनरली कंप्यूटर में ऐसा होता है कि हम लोग स्टैक यूज करते हैं। ठीक है, तो ये किसका रखता है, किसका रखता है? टॉप ऑफ स्टैक, टॉप ऑफ स्टैक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, अर्थात टॉप ऑफ स्टैक का एड्रेस रखता है कौन? स्टैक पॉइंटर। ये पीसी किसका रखता था? नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता था। चलिए 8085 में कितने फ्लैग होते हैं ये आपको बताना है। 8085 में कितने फ्लैग होते हैं? 3, 5, 7, 9, कितने फ्लैग होते हैं 8085 में? तो आपको बताना है कि कितने फ्लैग होते हैं 8085 में। तो आपको पता है 5 फ्लैग होते हैं। कितने फ्लैग होते हैं?
5 फ्लैग होते हैं, किसी को नाम पता है वो कमेंट करके बताएगा। ठीक है, कितने फ्लैग होते हैं? 5 फ्लैग होते हैं, जिसमें से आपका होता है एक साइन फ्लैग होता है, एक होता है जीरो फ्लैग, एक होता है कैरी फ्लैग, एक होता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, एक होता है कि आपका पैरिटी फ्लैग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरी फ्लैग सेट कब होता है? हु डज कैरी फ्लैग सेट? ठीक है, कैरी फ्लैग सेट कब होगा ये आपको बताना है। रिजल्ट 0 हो, बोरो आए, कैरी जनरेट हो, पैरिटी ओड हो, कैरी फ्लैग कब सेट होगा ये आपको बताना है कि कब कैरी फ्लैग सेट होगा। तो आपको पता है कि कैरी फ्लैग है, तो कैरी फ्लैग का मतलब क्या है? जब कैरी जनरेट हुई होगी, कैरी जनरेट हुई होगी, मान लीजिए कोई दो आपने जोड़े होंगे, मान लीजिए 1 0 1 0 0 1, फिर ऐसे कह सकते हैं, हाँ 1 0। तो अगर आपने ऐसे जोड़ा इसको, तो ये 0, ये 1 1 0, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा तो 1, और इसके बाद अगर हम 1 1 लिखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ से कैरी जनरेट हुई है, जब यहाँ कैरी जनरेट हुई है आपकी, तो यहीं पे कैरी फ्लैग सेट होना चाहिए, कैरी फ्लैग सेट होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या होती है, जब कैरी जनरेट होती है तभी आपका कैरी फ्लैग सेट होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 8085 में कौन सा इंटरप्ट सबसे उच्च प्रायोरिटी का है? सबसे उच्च प्रायोरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ऐसे प्रश्न बनते हैं कि निम्न में से कौन से उच्च प्रायोरिटी के इंटरप्ट है। तो आपको बताना है INTR है, RST 7.5 है, RST 6.5 है या ट्रैप है। आपको बताना होता है कि कौन सा उच्च प्रायोरिटी का ये इसमें रखता है। तो सबसे पहले इसमें होता है ट्रैप, सबसे पहले आपका ट्रैप होता है, फिर 6.5, फिर 6.7। तो ट्रैप जो होता है वो ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखता है। मान लीजिए कोई इंटरप्ट आया, बहुत सारे कार्य एग्जीक्यूट हो रहे हैं, अब उसी के समय हमने ट्रैप जो है वो इंटरप्ट डाल दिया। जो ट्रैप इंटरप्ट डालेंगे तो वो उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, बाकी के काम छोड़ देगा, क्योंकि उसको क्या रखेगा, पहली प्रायोरिटी पर रखेगा। ये बात मान के चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। INTR इंटरप्ट किस प्रकार का इंटरप्ट है? तो आपको बताना है कि INTR किस प्रकार का इंटरप्ट है। मास्केबल इंटरप्ट है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, या फिर आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, या फिर इंटरनल इंटरप्ट है। तो INTR इंटरप्ट किस प्रकार का है ये आपको बताना है। तो ये आपका मास्केबल इंटरप्ट होता है। कैसा होता है? मास्केबल इंटरप्ट होता है। ये लो प्रायोरिटी पर रहता है। ठीक है, ये किस पर रहता है? लो प्रायोरिटी पर रहता है। हमने बताया था इससे पहले कौन था, इससे पहला था TRAP। ठीक है, ट्रैप, ट्रैप आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहता है। लेकिन अगर हम बात करें कि INTR ये आपका लास्ट प्रायोरिटी पर रहता है। ठीक है, ये मास्केबल इंटरप्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपकी SID और SOD पिंस का उपयोग किस लिए होता है? SID एंड SOD पिंस आर यूज्ड फॉर, ठीक है, किस लिए इसका यूज करते हैं? तो पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, मेमोरी एक्सेस के लिए, या फिर इंटरप्ट कंट्रोल के लिए। तो किसके लिए इसका हम लोग यूज करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए SID का पूरा फुल फॉर्म क्या होती है। सीरियल इन डाटा। ठीक है, सीरियल इन डाटा, उसके बाद सीरियल आउट डाटा कह सकते हैं। तो क्या होगा इसमें, सीरियल, दोनों में क्या हो रहा है, सीरियल, सीरियल। तो हम कह सकते हैं सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, एक लाइन से कम्युनिकेशन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? SID और SOD का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा इंस्ट्रक्शन डाटा ट्रांसफर के लिए है? कौन सा इंस्ट्रक्शन आपका डाटा ट्रांसफर के लिए है? विच इंस्ट्रक्शंस इज यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसफर, डाटा ट्रांसफर के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन है ये आपको बताना है। तो डाटा ट्रांसफर के लिए आपका कौन सा इंस्ट्रक्शन है? देखिए ऐड, ऐड करने के लिए सिर्फ दो संख्याओं को आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ये डाटा ट्रांसफर नहीं हुआ ना। सब, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए, ये जोड़ने के लिए, ये सब्ट्रैक्शन करने के लिए, घटाने के लिए। और ये मूव, मूव में क्या होता है, जैसे आपने लगा दिया MOV, मूव A, V, तो इसमें क्या हुआ, B का डाटा A में आ जाएगा, B का डाटा A में आ जाएगा, अर्थात एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। या इसी प्रकार से आप रजिस्टर का एड्रेस दे सकते हैं। अभी तो मैंने एक्यूमुलेटर का दिया। अच्छा, इसको अगर आप दूसरी तरीके से लिखो तो मूव V भी लिख सकते हो, क्योंकि ये एक छिपा हुआ होता है कि हमेशा अगर मूव V लिखोगे तो डाटा B का हमेशा A में ही आएगा, अर्थात एक्यूमुलेटर में ही आएगा। ये हमेशा सेट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मूव इसका सही आंसर होगा। कैसा होगा, मूव होगा। एंड ये वाला एंड ऑपरेशन के लिए होता है, तो ये तो यूज होगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका होगा मूव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है HLT इंस्ट्रक्शन का कार्य होता है। HLT इंस्ट्रक्शन का कार्य होता है, क्या कार्य होता है? फंक्शन ऑफ HLT इंस्ट्रक्शन इज रीसेट प्रोसेसर, स्टॉप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जंप इंस्ट्रक्शन, इंक्रीमेंट डाटा। सिंपल सा है,
देखिए एच एल डी को कहते हैं होल्ड, ठीक है, या फिर एच एल डी। रीसेट प्रोसेसर को तो ये नहीं करेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, प्रोसेसर को ये रीसेट नहीं करेगा। जंप इंस्ट्रक्शन के लिए जंप इंस्ट्रक्शन अलग से आता है, तो ये एच एल डी इंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं है। इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन वाला भी ये इंक्रीमेंट डाटा के लिए भी ये इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ये क्या करेगा, स्टॉप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, स्टॉप कर देगा जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा। अगर आपने माइक्रो प्रोसेसर में 8085 में कभी प्रोग्रामिंग की है, तो उसमें आप लास्ट में जो प्रोग्राम पूरा हो जाता है तो आप एच एल टी का एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो प्रोग्राम क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। तो आपका स्टॉप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इसमें काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8085 में मल्टीप्लेक्सिंग लाइंस कौन सी होती हैं, मल्टीप्लेक्स्ड कौन सी हैं, तो आपको बताना है 8085 में मल्टीप्लेक्स्ड लाइन कौन सी हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा A8 से A15 तक है, या फिर D0 से D7 तक है, या A0 से A7 और D0 से D7 तक है, या कंट्रोल बस है। तो आपको पता होना चाहिए कंट्रोल बस तो आपकी होगी नहीं, कंट्रोल बस में कोई डाटा का लेन देन है ही नहीं। मल्टीप्लेक्स लाइन बिल्कुल मल्टीप्लेक्स लाइन होती हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा A0 टू A7 और D0 टू D7। तो इसको लिखा जाता है AD0 टू AD7 तक, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। AD0 से लेकर के AD7 तक होती हैं। ये 1 से लेकर के कितनी तक होती हैं, 1 से लेकर के 7 तक की पिन्स होती हैं। वो कैसी पिन्स होती हैं आपकी, मल्टीप्लेक्स पिन होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ALE सिग्नल्स का उपयोग किस लिए होता है, ALE सिग्नल्स का उपयोग किस लिए होता है। ALE सिग्नल्स इज यूज्ड फॉर इंटरप्ट इनेबल के लिए, एड्रेस लैच इनेबल के लिए, डाटा रीड के लिए, या रीसेट के लिए। तो आपको पता है LE है, तो ये रीसेट तो होगा नहीं, डाटा रीड भी नहीं होगा, इंटरप्ट इनेबल के लिए भी नहीं होगा, ये होगा एड्रेस लैच इनेबल के लिए। इसका फुल फॉर्म ही होता है एड्रेस लैच इनेबल। ये बताता है कि किस एड्रेस पे हमें डाटा भेजना है, तो वो एड्रेस इस पे क्या हो जाता है, इनेबल कर देता है, और फिर वो प्रोसेसर जो है वहाँ से डाटा ले सकता है और वहाँ पे डाटा राइट करवा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रीसेट इन पिन का कार्य होता है। रीसेट इन पिन का कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है। रीसेट इन पिन का कार्य क्या होता है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, या प्रोसेसर रीसेट रीस्टार्ट, या क्लॉक जनरेट, या डाटा ट्रांसफर। इंटरप्ट रिक्वेस्ट, या प्रोसेसर रीस्टार्ट, या फिर क्लॉक जनरेट, या फिर डाटा ट्रांसफर। तो रीसेट इनका कार्य क्या होता है, तो ये होता है प्रोसेसर रीस्टार्ट, ठीक है। प्रोसेसर को ये रीस्टार्ट कर देता है। अगर रीसेट इन आपने पिन को क्या कर दिया है, इनेबल कर दिया है, तो आपका क्या होगा, प्रोसेसर रीस्टार्ट हो जाएगा। इंटरप्ट रिक्वेस्ट के लिए तो ये नहीं होगा, इंटरप्ट के लिए अलग से इंटरप्ट आते हैं। क्लॉक जनरेटर, ये क्लॉक भी जनरेट नहीं करता है, डाटा ट्रांसफर के लिए ये यूज नहीं होता है। तो रीसेट इन अगर आपने पिन को क्या किया है, इनेबल किया है, तो आपका प्रोसेसर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर को क्लियर करता है। अच्छा प्रश्न है ये, बिल्कुल अच्छा मैं कहूँगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग में बहुत सारे स्टूडेंट को जो एक्यूमुलेटर में डाटा होता है वो उसको रीसेट नहीं करते हैं और फिर अपना काम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो ऐसे में एरर जनरेट होती है कई बार, और कई बार रिजल्ट गड़बड़ आता है। तो सबसे पहले हमें अपना जो एक्यूमुलेटर में डाटा अगर है पहले से, तो उसको हमें इरेज करना होता है। तो क्लियर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रक्शन इसमें लिखते हैं, वो हमें बताना है कि क्लियर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो मूव A,00H, तो ये तो डाटा सीधा इसमें मूव हो जाएगा, ये तो क्लियर करने वाला है ही नहीं। CMA, तो ये भी नहीं है आपका। इसके बाद NAN, ये भी नहीं हो सकता, ये वाला है आपका क्लियर करने के लिए। XRA, ठीक है, A, तो ये आपका क्या करता है, क्लियर कर देता है डाटा किसका, माइक्रो जो एक्यूमुलेटर है उसका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज, 8085 किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 8085 किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो TTL है, CMOS है, NMOS है, या फिर YCMOS है। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी पर आधारित है, आपका CMOS, सॉरी 8085। तो ये किस पर आधारित है, NMOS पर आधारित है। NMOS पर आधारित है आपका कौन सा, 8085 टेक्नोलॉजी पर आधारित है माइक्रो प्रोसेसर। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये जो जितने भी प्रश्न थे इसको एक बार दो बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आप एक दो बार देख लेंगे तो निश्चित ही आप इसमें याद हो जाएंगे ये आपको, और परीक्षा में कहीं ना कहीं ये आपको सीधे मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे आप ALP मेंस की तैयारी कर रहे हो
और चाहे आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो, और अभी हाल ही में अभी डीआरडीओ का भी नोटिफिकेशन आया था जिस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले किसी नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।